Hello everyone, this is Praveen Sharma and we are going to study now chapter 10 Microbes in Human Welfare, and this is for class 12th students. Okay, so microbes in human welfare, this is our now next chapter of today, chapter 10. So let us have a look briefly. Microbes. Microscopic organisms are called microbes and can only be observed under the microscope. यानी ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स जो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, इनको हम माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेज दे अकर इन डाइवर्स फॉर्म्स लाइक प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट, viruses, viroids and prions, that is proteinaceous infectious agents. अब ये इन माइक्रोब्स की अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स में माइक्रोब्स हैं, फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स. और प्रायोन्स जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स को हम कहते हैं. तो ये हुए माइक्रोब्स की बात. नाउ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में ये आप देख रहे हैं डायग्राम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का, जिसको बेसिलस या बेसिलाई भी कहा जाता है प्लूरल में. ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है जिसको हम कोकस सिंगुलर में या कोकाई प्लूरल में बोलते हैं. ओके, और ये डायग्राम आप एडिनो वायरस का देख रहे हैं एंड उसके नीचे रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है. So now next point is microbes are omnipresent and are found in soil, air, water and even inside the body of organisms including humans. Microbes सभी जगह पर पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स सर्वव्यापी हैं. and are found in soil, air, water and even इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. यानी ये माइक्रोब्स मिट्टी में, हवा में, पानी में सभी जगह पाए जाते हैं, और यहाँ तक कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं. यानी माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में के अंदर भी पाए जाते हैं. दे कैन अकर इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस वेयर नो लाइफ कैन एग्जिस्ट. अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये कई प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस में, यानी अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी पाए जा सकते हैं. वेयर नो लाइफ कैन एग्जिस्ट, जहाँ पर कोई जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहाँ जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी, ऐसी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं. दे कैन सर्वाइव हाई टेम्परेचर्स अप टू 100 डिग्री सेल्सियस. और माइक्रोब्स कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरिया एंड मैनी फंगी कैन बी कल्चर्ड ऑन ए न्यूट्रिटिव मीडियम एंड फॉर्म कॉलोनीज विच आर सुटेबल फॉर स्टडीज ऑन माइक्रोब्स. कुछ बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कुछ दूसरे फंगी कैन बी कल्चर्ड ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडियम. इनको किसी न्यूट्रिटिव मीडियम में कल्चर किया जा सकता है. एंड फॉर्म कॉलोनीज विच आर सुटेबल फॉर स्टडीज ऑन माइक्रोब्स. और ये ऐसी कॉलोनीज फॉर्म करते हैं न्यूट्रिटिव कल्चर मीडियम के ऊपर फॉर्म किए जाने के दौरान, कि जिससे इन माइक्रोब्स के बारे में अध्ययन भी किया जा सकता है, इनके बारे में स्टडी की जा सकती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज microbes cause diseases in humans, animals and plants, but are also very useful to humans in various ways. Microbes human beings में, animals में, कई सारे plants में कई प्रकार की diseases पैदा करते हैं, और साथ ही साथ ये human beings के लिए कई तरीके से लाभदायक भी हैं, फ़ायदेमंद भी हैं. चलिए अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, microbes in household products.
घरेलू चीज़ों में, घरेलू उत्पादों में माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीव। मैनी फूड आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। सम ऑफ देयर यूटिलिटीज आर। माइक्रोब्स हमारे कई प्रकार के फूड आइटम्स में उसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनमें से कुछ उनकी उपयोगिताएं इस प्रकार हैं। अब इसमें पहला आता है कर्ड यानी दही। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस एंड अदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मीन्स लैब, इसको शॉर्ट में लैब भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑन मिल्क, दूध के ऊपर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस, इन बैक्टीरिया के एक्टिविटीज से, इनके एक्शन से ये दूध से दही बनता है। राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय लैब, मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कोएगुलेट मिल्क एंड partially digest मिल्क प्रोटीन्स। अब ये जो एसिड लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो एसिड्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मिल्क का कोएगुलेशन हो जाता है। कोएगुलेशन मीन्स एक तरीके से सेमी सॉलिड फॉर्म में आना, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाना, तो या हम कह सकते हैं कि कोएगुलेशन या क्लॉटिंग कह सकते हैं। तो पूरी तरह लिक्विड फॉर्म के बजाय वो थोड़ा सेमी सॉलिड सा होने लगता है, थोड़ा सा सॉलिडिफाई होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब के द्वारा जो एसिड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं मिल्क के ऊपर, उसके एक्शन से, उनसे जो मिल्क प्रोटीन है उसमें मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है और मिल्क का कोएगुलेशन यानी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, नाउ अब मिल्क प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन हो गया। देन कर्ड इज न्यूट्रिशनली रिच एज लैब इंक्रीजेज विटामिन B12 कंटेंट। दही विटामिन B12 कंटेंट में जो रिचनेस है वो इसमें पाई जाती है, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और इसी वजह से दही की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ओके, सो दही न्यूट्रिशनल वैल्यू में अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो इसमें एक्शन करता है वो इसके अंदर विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमिन की कंटेंट को, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। देन दे ऑल्सो हेल्प फाइटिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब ये जो बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस, they also help in the fighting the disease causing microbes in the stomach। तो हमारे स्टमक के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स से फाइट करने में, उससे लड़ाई करने में ये हमारी हेल्प करते हैं और उससे होने वाले इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। ओके, सो दिस विटामिन B12 content is helpful because it is produced by the action of lactic acid bacteria on curd। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डव। बैक्टीरिया फर्मेंट द डव यूज्ड फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली। जो डोसा और इडली जो हम लोग बनाते हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए, इनके मेकिंग के लिए जो डव इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीला आटा जो इस्तेमाल, गीला मैदा जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं। ओके, और इसमें देखिए CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन गिव्स इट पफ्ड अप अपीयरेंस। अब इस फर्मेंटेशन के दौरान जो CO2 गैस रिलीज होती है इस डव से, वो इसको एक सॉफ्ट और स्पंजी और पफ्ड अप यानी फूला हुआ सा अपीयरेंस देती है, क्योंकि इस फर्मेंटेशन के दौरान CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, और CO2 गैस इन गीले डव में, गीले आटे में, गीले मैदा से
जब जो ट्रैप हो जाती है तो फिर धीरे धीरे वो जो CO2 बबल्स हैं जब उसमें से हल्के हल्के जगह जगह से निकलते हैं तो उसकी वजह से ये जो हमारा आटा या मैदा है ये सॉफ्ट, स्पंजी और पफी हो जाता है, मुलायम हो जाता है और पोरस होने लगता है। ओके, जो कि डोसा, इडली आदि चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट इज डफ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड बाय ईस्ट। अब जो मैदा हम ब्रेड बनाने के लिए, डबल रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका फर्मेंटेशन ईस्ट नामक फंगस के द्वारा किया जाता है। ठीक, देन सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, इस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। ये ईस्ट हमारे जो डव है उसको, डव को ये फर्मेंट करता है जिससे कि डबल रोटी और ब्रेड वगैरह बनाई जाती हैं। देन CO2 produced during fermentation escapes and making bread soft and porous। और इसी प्रकार जो CO2 है, CO2 इस डफ को सॉफ्ट और पोरस और स्पंजी बनाती है, क्योंकि जब इसमें फर्मेंटेशन होता है तो उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और CO2 गैस के एस्केपिंग से, CO2 गैस के रिलीजिंग आउट से ये डफ हमारा सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज टोडी, जिसको हम ताड़ी भी कहते हैं, हिंदी में ताड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टोडी। सो टोडी इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप। जो टोडी पाम होता है स्पेशली इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ऊंचे ऊंचे पाम्स बहुत पाए जाते हैं। तो ये टोडी पाम जो नामक प्लांट है, इस टोडी पाम नामक ट्री के पाम सैप से, उसके स्टेम से निकलने वाले सैप से ये ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाई जाती है जिसको ताड़ी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज चीज़ यानी पनीर। दे डिफर इन टेक्सचर्स, फ्लेवर्स एंड टेस्ट्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डाइवर्स माइक्रोब्स। अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल की एक वजह से पनीर के टेक्सचर में, पनीर के फ्लेवर में और पनीर के टेस्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस माइक्रोब के इस्तेमाल से वो चीज़ फॉर्मेशन की गई है। इसके आधार पर पनीर के भी अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। अब बैक्टीरियम, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विस चीज़। स्विस चीज़ को बनाने में, स्विस चीज़ की फॉर्मेशन में एक खास बैक्टीरियम यूज़ किया जाता है जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। और इसी के साथ साथ वेयर एज रॉकफोर्ट चीज़ इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फंगी पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। और जो दूसरे प्रकार का पनीर है जिसको हम रॉकफोर्ट चीज़ कहते हैं, ये रॉकफोर्ट चीज़ तैयार किया जाता है फंगस के एक्शन से, जिस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो देखा आपने, अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स के इस्तेमाल से अलग अलग प्रकार की जो पनीर है उनके टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर्स में डिफरेंस लाया जाता है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात हुई, अब करते हैं बात इंडस्ट्रीज में, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Microbes are used in industries for the production of fermented beverages, antibiotics, chemicals, enzymes, and other bioactive molecules. Fermented beverages, bioactive molecules, enzymes, chemicals, antibiotics वगैरह कई प्रकार की चीज़ें बनाने में इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रोब्स का प्रयोग होता है। पहली बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस की। कौन कौन से फर्मेंटेड बेवरेजेस माइक्रोब्स के एक्शन से इंडस्ट्रीज में फॉर्म किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं।
सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, जैसे हमने देखा था ये जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई या ब्रूअर्स ईस्ट, इसका कॉमन नेम है ब्रूअर्स ईस्ट। इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग malted cereals and fruit juices for production of alcoholic beverages। अल्कोहल युक्त जो पेय पदार्थ हैं, यानी ऐसे ही ड्रिंक्स जिनमें अल्कोहल होता है, इनके प्रोडक्शन के लिए फ्रूट जूसेस को या माल्टेड सीरियल्स को फर्मेंट करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई या ब्रूअर्स ईस्ट नामक इस फंगस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स या अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस तैयार किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल यूज्ड एंड द टाइप ऑफ processing, that is involving distillation like whiskey, rum, brandy, and without distillation like wine and beer। देखिए, अब ये जो अलग अलग प्रकार के अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन है, अलग अलग प्रकार के अल्कोहलिक ड्रिंक्स का जो उत्पादन है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन सा रॉ मटेरियल हम उसकी प्रोसेसिंग आदि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस अल्कोहलिक ड्रिंक को बनाने में कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके आधार पर भी उनके अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्शन होते हैं। जैसे देखिए, अगर डिस्टिलेशन के साथ करते हैं, इन्वॉल्विंग डिस्टिलेशन, अगर डिस्टिलेशन इन्वॉल्व है उनके फॉर्मेशन के दौरान, तो उससे विस्की, रम, ब्रांडी आदि अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं। और जब बिना डिस्टिलेशन के हम करते हैं, तो विदाउट डिस्टिलेशन में वाइन और बियर जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस तैयार किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीबायोटिक्स। चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक एंटीबायोटिक्स की तरफ। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड by microbes that act against other pathogenic microbes। यानी एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो माइक्रोब्स से तैयार किए जाते हैं, माइक्रोब्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं। उनके एक्शन जो दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोब्स के ऊपर होते हैं उनके लिए, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट एक्शन करते हैं, उन माइक्रोब्स से ये प्राप्त किए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स का लिटिल मीनिंग भी एंटी माने अगेंस्ट, अपोजिट, और बायोटिक्स मीन्स लिविंग फॉर्म। तो ऐसे दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोब्स, बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स जो शरीर में एंटर करते हैं, इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो माइक्रोब्स एक्शन करते हैं, उनसे प्रोड्यूस किए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन, सब आप जानते हैं कि पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा was discovered by Alexander Fleming while working on bacteria Staphylococcus। स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया पर काम करने के दौरान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहली एंटीबायोटिक ऑब्टेन की गई, जो कि एक फंगस से उन्होंने ड्राइव की थी, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और इसीलिए इस फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन रखा गया, क्योंकि ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से ऑब्टेन की गई थी। और जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई के ऊपर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, अपने कुछ काम कर रहे थे, उस दौरान नाउ द पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन
as an antibiotic was later established by Ernest Chain and Howard Florey. हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन ने बाद में इस पेनिसिलिन के पोटेंशियल के बारे में बताया, यानी पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक कितना ही पोटेंट है, कितना पोटेंशियल रखती है। तो इसको बाद में हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन ने एस्टेब्लिश किया, जिसके लिए उनको बाद में 1945 में ऑल थ्री शेयर द नोबेल प्राइज इन 1945। और इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी को बाद में 1945 में एक शेयर्ड नोबेल प्राइज भी दिया गया इस महान डिस्कवरी के लिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। पहले केमिकल्स में बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हुए, माइक्रोब्स का प्रयोग करते हुए कई प्रकार के एल्कोहल्स और ऑर्गेनिक एसिड्स को ऑब्टेन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। अब इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार नीचे दिए गए हैं कि किस माइक्रोब से कौन सा एसिड या कौन सा एल्कोहल आदि प्रोड्यूस होता है। देखिए, पहला माइक्रोब है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है और इस फंगस से सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड इज एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई ये एक बैक्टीरियम है और ये बैक्टीरियम एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरियम है और ये ब्यूटायरिक एसिड फॉर्म करता है। इसी तरह एक सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई जो ईस्ट है, जो फंगस है, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है अपने फर्मेंटेशन के दौरान, राइट। तो ये तो बात हुई ऑर्गेनिक एसिड्स की, यानी केमिकल्स की। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट एंजाइम्स की ओर। माइक्रोब्स आर बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस। कई प्रकार के माइक्रोब्स एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी यूज़ किए जा रहे हैं और इन एंजाइम्स में जैसे लाइपेजेस हैं, यानी लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, फैट को, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। पैक्टिनेजेस, पैक्टिन को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीएजेस, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। तो इन प्रकार के एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का आज इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स। कपड़ों से दाग छुड़ाने के लिए, कपड़ों से दाग हटाने के लिए डिटर्जेंट्स को बनाने में लाइपेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइपेजेस के इस्तेमाल से, जो हम जानते हैं कि ये हायर फैटी एसिड्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं डिटर्जेंट्स एक्चुअली, तो लॉन्ग चेन्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो इसीलिए लाइपेजेस का इस्तेमाल करके हम डिटर्जेंट्स तैयार करते हैं। और आप जानते हैं कि डिटर्जेंट्स को कपड़ों से दाग छुड़ाने के लिए, दाग हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग फ्रूट जूसेस ड्यूरिंग बॉटलिंग। बॉटलिंग एक प्रोसेस है, बॉटलिंग प्रोसेस के दौरान ये पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस नामक एंजाइम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फ्रूट जूसेस को क्लियर किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में पहला है पॉइंट स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम Streptococcus by genetic engineering used for removing the clots in the blood vessels। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एक बैक्टीरियम के द्वारा, और उस बैक्टीरियम का नाम स्ट्रेप्टोकोकस
ठीक है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज रखा गया है, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरियम से प्रोड्यूस किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। एंड दिस इज यूज फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स इन द ब्लड वेसल्स। और इस स्ट्रेप्टोकाइनेज की हेल्प से ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स को रिमूव किया जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड क्लॉट्स जमेंगे तो ब्लड फ्लो में रुकावट आएगी, दिक्कत आएगी, और उससे हार्ट पे असर पड़ेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, हार्ट अटैक होने का खतरा, हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। ओके, तो इसीलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरियम से प्रोड्यूस किया जाता है, और इसका इस्तेमाल ब्लड वेसल्स में जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए is used as an immunosuppressant in organ transplantation and is produced from fungus Trichoderma polysporum। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक फंगस से प्रोड्यूस किया जाने वाला एक साइक्लोस्पोरिन ए नामक एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, जिसका इस्तेमाल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान किया जाता है। देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इम्यूनोसप्रेसेंट का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बॉडी उस नए ऑर्गन को क्विकली रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है, बॉडी के अंदर वो एकोमोडेट हो पाए, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो इसीलिए इस प्रकार के साइक्लोस्पोरिन ए जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट को यूज़ करना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और ये प्राप्त किया जाता है, ये उत्पादन इसका किया जाता है एक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक फंगस के द्वारा। नेक्स्ट इज स्टेटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनेस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस से स्टेटिन्स प्राप्त किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल विच आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। और स्टेटिन्स का इस्तेमाल ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने वाले, घटाने वाले एजेंट्स के रूप में किया जाता है। तो स्टेटिन्स आर एक्चुअली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने वाले, लोअर करने वाले एजेंट्स के रूप में स्टेटिन्स का प्रयोग किया जाता है, और ये मोनेस्कस परप्यूरियस नामक माइक्रोब से प्राप्त किए जाते हैं। इट एक्ट्स एज ए competitive inhibitor for the कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम। और स्टेटिन्स क्या होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम के लिए, जिन एंजाइम्स के द्वारा कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन की जाती है, तो इस प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसाइजिंग एंजाइम के लिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम यानी उसकी रोकथाम करता है, उसको ये अपोज करता है, उसके एक्शन को विरोध करता है, उसको दबाता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ना हो पाए। राइट, सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is microbes in sewage treatment. So from here this topic we will start in our next class. Till then, take care and keep studying honestly, keep watching, sharing and liking videos, and stay safe. Thank you. God bless you all.